नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया में स्वागत है आपका। मैं हूं ताबिश हुसैन। आंध्र प्रदेश के पश्चिम गोदावरी जिले की एक केमिकल फैक्ट्री में कल रात भीषण आग लग गई, जिसकी चपेट में आने से 6 लोगों की यहां पर मौत हो गई और 12 लोग जो है इस आग में झुलस गए, जिन्हें अस्पताल में इसके बाद भर्ती कराया गया। और बताया जा रहा है कि इस पॉलीमर फैक्ट्री से अभी तक 2 शव मिले हैं, जबकि 4 शवों का अभी तक पता नहीं चल सका है। बताया जा रहा है कि इनमें से ज्यादातर मजदूर बिहार के रहने वाले हैं जो फैक्ट्री में काम करते थे। तो एक भीषण आग लगी जिसमें जो है यह हादसा हुआ। इसमें 6 मजदूरों की यहां पर मौत हो गई है इस फैक्ट्री में। और जो आंध्र प्रदेश के पश्चिमी गोदावरी जिले में जो है स्थित थी केमिकल फैक्ट्री ये थी जिसमें ये आग लगी। हालांकि किन वजहों से आग लगी ये इसके बारे में ज़रूर यहाँ पर जांच जो है वो की जा रही होगी। और इसकी चपेट में आने से 6 लोग जो है वो घायल भी हुए और 12 लोग जो है वो 6 लोगों की मौत हुई, माफ़ कीजिएगा, और 12 लोग जो है इस आग में झुलस गए, जिनका अस्पताल में जो है ट्रीटमेंट चल रहा है। और ये पॉलीमर की फैक्ट्री जो है बताई जा रही, जिसमें अभी तक का 2 शव जो है मिले हैं, जबकि 4 शवों का अभी तक पता नहीं चल सका है। उदयपुर से खबर आपको दिखाते हैं। यहाँ पर पिकअप वैन जो है वो खाई में गिर गई, जिससे 5 लोगों की मौत हुई है और मरने वालों में 3 बच्चे शामिल हैं। डीएम एसपी जो है इस हादसे के बाद मौके पर पहुंचे हैं। झाड़ोल रोड पर नागेश्वर मंदिर के पास यह हादसा हुआ, जहां पर खाई में ये वाहन गिरा और 5 मृतक एक ही परिवार के सदस्य बताए जा रहे हैं। किसी निजी कार्यक्रम से ये लौट रहे थे पूरा परिवार और उदयपुर में पिकअप जो है वो खाई में गिरी, जिसकी वजह से 5 लोगों की यहां पर मौत हो गई। एक्सीडेंट की सूचना मिली थी, मिलते ही हमारे पुलिस अधिकारी मौके पे पहुंच गए थे और उन्होंने हमें सूचना दी। हम भी कोई मीटिंग में थे, कलेक्टर साहब और हम दोनों साथ ही मौके पे चले भी गए और अभी हॉस्पिटल में हमने यहाँ के लोगों को, अधिकारियों को लगा रखा है। आगे बढ़ते हैं और अब बात महंगाई की करते हैं, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में सीएनजी और पीएनजी के दाम फिर से बढ़े हैं। सीएनजी की कीमतों में 2.5 रुपये प्रति किलो की वृद्धि की गई है। इसके साथ ही दिल्ली में अब सीएनजी की कीमत 71 रुपये 61 पैसे प्रति किलो हो गई है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में अब सीएनजी की कीमत 74 रुपये 17 पैसे प्रति किलो है और गुरुग्राम में 79 रुपये 94 पैसे प्रति किलो है। पीएनजी की कीमतों में भी इजाफा हुआ है। पीएनजी 4 रुपये 25 पैसे महंगी हुई है। दिल्ली में अब पीएनजी की कीमत 45 रुपये 86 पैसे प्रति एससीएम हो गई है। नोएडा, गाजियाबाद और ग्रेटर नोएडा में अब पीएनजी की कीमत 45 रुपये 96 पैसे प्रति एससीएम हो गई है। गुरुग्राम में पीएनजी की कीमत 44 रुपये 6 पैसे प्रति एससीएम है। अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट जारी है। मंगलवार को कच्चे तेल के इंडियन बास्केट की कीमत गिरकर $97 प्रति बैरल के आसपास पहुंच गई, जो मार्च की औसत कीमत से करीब 13% सस्ता है। लेकिन इस गिरावट का फायदा आम लोगों को नहीं दिया जा रहा है। दिल्ली के कमला मार्केट से हिमांशु शेखर की ग्राउंड रिपोर्ट आप देखिए। गिरीश मेहरा दिल्ली के कमला मार्केट में कई साल से ट्रांसपोर्ट बिजनेस कर रहे हैं। पिछले 3 हफ्तों से धीरे धीरे ट्रांसपोर्ट का खर्च डीजल और सीएनजी महंगा होने की वजह से लगातार बढ़ता गया, लेकिन कमाई नहीं बढ़ पा रही है। 20 दिन में जो 10 रुपये पर लीटर के हिसाब से डीजल पे जो बढ़ोतरी हुई है, उसके लिए हमें खासी परेशानी हो रही है, क्योंकि हम आगे रेट बढ़ा नहीं पा रहे हैं। हमने कस्टमर को रेट दिए हुए होते हैं पहले से ही, तो हमारी गाड़ियाँ चलाना बड़े मुश्किल हो रहा है। ड्राइवर को परेशानी, हम लोगों को बहुत परेशानी है। तो अभी जैसे डीजल के कच्चे तेल के रेट घट चुके हैं, तो हम ये चाहते हैं कि अभी थोड़ा बहुत पेट्रोल में, डीजल में राहत मिलनी चाहिए, तो इसलिए हमारी भी आजीविका चलती रहे और हमारी जो गाड़ी जो चलते हैं रोड पे, उन लोगों को परेशानी ना हो। ये सच है कि 6 दिन से तेल कंपनियों ने पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़ाए हैं, लेकिन ये भी सच है कि उन्होंने तेल के दाम में आई गिरावट का लाभ आम लोगों को नहीं दिया है। पेट्रोलियम मंत्रालय के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक मार्च 2022 में अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार में कच्चे तेल की औसत कीमत $112.87 प्रति बैरल थी,
जो 11 अप्रैल 2022 को घटकर $97.82 प्रति बैरल हो गई। यानी मार्च की औसत कीमत के मुकाबले 11 अप्रैल को कच्चे तेल के इंडियन बास्केट की कीमत 13.33% कम हो गई। 1 अप्रैल 2022 से 11 अप्रैल 2022 के बीच कच्चा तेल करीब 5% तक सस्ता हुआ है। डीजल और सीएनजी पर खर्च किसी भी ट्रांसपोर्टर के कुल बिजनेस का 65 से 70% तक होता है। 22 मार्च से अब तक दिल्ली में डीजल की कीमत करीब 10 रुपए प्रति लीटर तक बढ़ाई गई है। यानी इस दौरान जो डीजल पर खर्च है एक ट्रांसपोर्टर का वो करीब 12% तक बढ़ गया है। लेकिन मार्केट में कंपटीशन की वजह से वो किराया भाड़ा नहीं बढ़ा पा रहे और इस वजह से दिल्ली में विशेषकर जो छोटे ट्रांसपोर्टर हैं उनके लिए ट्रांसपोर्ट का बिजनेस करना मुश्किल होता जा रहा है। ट्रांसपोर्टर सीएम पाठक कहते हैं बाजार में तेल महंगा होने की वजह से उथल पुथल बढ़ गई है, डिमांड घटती जा रही है और उसके साथ ही काम भी। तेल पर खर्च ने संकट का दायरा और बढ़ा दिया है। काम अगर हम सपोज 10 गाड़ी का करते थे, आज की डेट में 2 गाड़ी का भी काम नहीं है हमारे पास। ट्रांसपोर्ट का सारे बिजनेस सिस्टम बैठे हुए हैं सर। पूरे मार्केट में आप जाइए, दिन भर आप देखिए पूरे रेड़ी पटरी ठेले सब खड़े हैं, कोई काम ही नहीं है मार्केट में, बिल्कुल बैठा हुआ है मार्केट। तो आपको किस तरह की उम्मीद है, क्या मांग है? उम्मीद है सर अगर तेल के रेट थोड़ा डाउन होंगे काम चलेगा। मेन तो तेल ही है ना सर। अगर तेल ईंधन अगर सही रेट पे मिलेगा तभी गाड़ियां चलेंगी, तभी काम भी होगा, तभी बाहर से माल भी आएगा, हर चीज़ उसी से होता है। जाहिर है अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार में सस्ता होता कच्चा तेल राहत की खबर है। अगर अगले कुछ दिन कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट का ये ट्रेंड बरकरार रहा तो पेट्रोल और डीजल की बढ़ी हुई कीमतों से राहत की उम्मीद बढ़ेगी। दिल्ली से कैमरा पर्सन अश्विनी मेहरा के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। दिल्ली पुलिस ने हेट स्पीच के मामले को बंद कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में दिल्ली पुलिस ने कहा है कि दिल्ली धर्म संसद में कोई हेट स्पीच नहीं दी गई। 19 दिसंबर को दिल्ली में धर्म संसद हुई थी और दिल्ली पुलिस ने यहां पर कहा कि धर्म संसद के वीडियो और अन्य सामग्री की जांच में पाया गया कि किसी भी समुदाय के खिलाफ हेट स्पीच नहीं दी गई है। पुलिस ने हलफनामे में कहा है कि भाषणों में ऐसे शब्दों का उपयोग नहीं है जिसका अर्थ या व्याख्या की जाए कि ये पूरे मुस्लिम समुदाय के नरसंहार के लिए खुला आह्वान है। तो हेट स्पीच का ये मामला है जिसको लेकर दिल्ली पुलिस ने हलफनामा दिया है और इस मामले को यहां पर बंद कर दिया है। आशीष भार्गव हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। आशीष, बताइए दिल्ली पुलिस की तरफ से क्या क्या यहां पर कहा गया है और अब इसमें आगे क्या हो सकता है? दिल्ली पुलिस ने हलफनामा दाखिल किया है। 22 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर विचार करने जा रहा है, क्योंकि उत्तराखंड सरकार को भी कहा है कि वो एक स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करें। लेकिन काफी बड़ी बात है ऐसे मामले में जहां पर दिल्ली पुलिस ये कह रही है कि उसने जो 19 दिसंबर को धर्म संसद थी दिल्ली के भीतर, उसमें वक्ताओं की वीडियो क्लिप और तमाम सामग्री को देखा है, उसकी गहन जांच की और फिर इस निष्कर्ष पर वो पहुंची है कि ऐसे कोई बयान नहीं दिया गया जिसको हेट स्पीच के दायरे में रखा जाए, जिसको किसी अपराध के दायरे में रखा जाए। और ये भी दिल्ली पुलिस ने कहा है कि जिस तरीके से ये सारी चीजें थी उससे ये कहीं से निष्कर्ष नहीं निकलता कि ये मुस्लिम समुदाय को नरसंहार की बात वक्ताओं ने वहां पर की थी। सबसे अहम बात ये भी है कि दिल्ली पुलिस जी आशीष, आपको ठीक से हम लोग नहीं सुन पा रहे हैं, आपसे दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। लेकिन जैसे कि आशीष भी इसके बारे में बता रहे थे कि ये मामला जो है हेट स्पीच से जुड़ा हुआ था, जिसमें दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है और हेट स्पीच का ये मामला जो है यहाँ पर बंद किया है। आशीष जी अपनी बात पूरी कीजिए। ये देखिए, सबसे अहम बात यह है कि जिस तरीके से दिल्ली पुलिस कह रही है, खुद याचिकाकर्ताओं पर वो सवाल उठा रही है। वो कह रही है कि जो याचिकाकर्ता यहाँ सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे हैं, कुर्बान अली जो पत्रकार हैं और पटना हाई कोर्ट की पूर्व जज जस्टिस अंजना प्रकाश, वो लोग कभी भी पुलिस के पास नहीं गए, उन्होंने पुलिस को अपनी शिकायत नहीं दी, वो सीधे सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पर आ गए। वो साफ हाथों से सुप्रीम कोर्ट में नहीं आए हैं। लेकिन बहरहाल सुप्रीम कोर्ट में पुलिस कह रही है कि 2 लोगों की शिकायत पर जांच शुरू की गई थी, जो 19 दिसंबर को दिल्ली के अंदर जो धर्म संसद हुई है, और उसमें जब जांच की गई, वीडियो क्लिप देखी गई तो दूसरी सामग्री देखी गई, तो कहीं से भी ऐसा नहीं लगता है, इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जा सकता है कि वो हेट स्पीच के दायरे में है या फिर मुस्लिम समुदाय के सामूहिक नरसंहार की बात वक्ताओं ने वहां पर की थी। तो लिहाजा इन केस की जांच यहाँ पर बंद कर दी गई है। ये दिल्ली पुलिस की डीसीपी साउथ ईस्ट ने
ईशा पांडे जो है उन्होंने ये एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया है। 22 अप्रैल को इस मुद्दे पर सुनवाई होनी है। उत्तराखंड सरकार को भी दिल्ली सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो एक स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करे। हालांकि उत्तराखंड सरकार का कहना है कि 4 FIR दर्ज की गई थी, 3 चार्जशीट भी दाखिल कर दी गई हैं, वो स्टेटस रिपोर्ट इस पर फाइल करेंगे। तो 22 अप्रैल को एक बार फिर इस मुद्दे पर अहम सुनवाई होनी है। याचिकाकर्ताओं ने मांग की थी कि 17 अप्रैल को शिमला में भी एक ऐसी ही धर्म संसद होनी है, उस पर रोक लगाई जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो जिला कलेक्टर या SP को इसकी शिकायत कर सकते हैं, वहां पर संपर्क कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर जो हेट स्पीच का मामला है वो अभी खत्म नहीं हुआ है। दिल्ली पुलिस को भी सारे सवालों के जवाब सुप्रीम कोर्ट में देने होंगे। जी शुक्रिया आशीष आपका इस सब जानकारी के लिए। दिल्ली में कोरोना वायरस के मामले एक बार फिर से बढ़ने लगे हैं। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना वायरस के 299 नए केस मिले, जो मंगलवार के मुकाबले 50% ज्यादा है। दिल्ली में कोरोना वायरस की संक्रमण दर भी यहां पर बढ़कर अब 2.49% हो गई है। वहीं मुंबई की बात करें तो यहां पर 24 घंटे में 73 केस मिले। 17 मार्च के बाद से एक दिन में ये सबसे ज्यादा मामले हैं। कोरोना के चलते गाजियाबाद और नोएडा के कई स्कूलों को बंद भी कर दिया गया। सौरभ शुक्ला की ग्राउंड रिपोर्ट आप यहां से देखिए। ये तस्वीरें नोएडा के खेतान स्कूल की हैं, जिसे अगले आदेश तक बंद कर दिया गया है। यहां पिछले 3 दिनों में 13 बच्चों और 3 शिक्षकों को कोरोना हो गया है, जिसके बाद स्कूल प्रशासन ने खुद स्कूल बंद करके प्रशासन को जानकारी दी है। गाजियाबाद के जयपुरिया स्कूल को भी एक छात्र के कोरोना संक्रमित होने के बाद बंद किया गया है। कोरोना के चलते गाजियाबाद के 3 स्कूलों को बंद कर कक्षाओं को ऑनलाइन किया गया है। नोएडा के मुख्य चिकित्सा अधिकारी के मुताबिक पिछले 3 दिनों में नोएडा के 23 स्कूली बच्चों में कोरोना संक्रमण पाया गया है, जिसमें 2 बच्चे अस्पताल में भी भर्ती हैं। हमें खेतान पब्लिक स्कूल जो सेक्टर 40 में, वहाँ से एक लिस्ट प्राप्त हुई थी जिसके अंदर 13 बच्चे और 3 उनके टीचर थे। उन्होंने अपने आप ही जो है अपना निर्णय लिया, स्कूल को बंद कर दिया और ऑनलाइन क्लासेस चालू कर दी है। उसके बाद आज की जो हमारे पास लिस्ट आई है डेली की, उसके अंदर आज भी 10 बच्चे हैं। टोटल 33 पेशेंट की लिस्ट है वो। हमारी RRT टीम सब घरों पर गई है। अब तक जितने भी डिटेक्ट हुए उनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग भी हुई और उसमें जो सिम्टम है उनकी सैम्पलिंग भी की जा रही है। देखिए, अगर स्कूल हमें रिपोर्ट करेगा हमारे यहाँ से हो गया तो हम उसको नेचुरली यही कहेंगे कि आप अपना ये क्लास को बंद कर दीजिए, और अगर ज़्यादा केसेस होंगे तो हम ये भी कहेंगे आप क्लास ही नहीं पूरे स्कूल को बंद कर दीजिए, ऑनलाइन कीजिए। ये तस्वीरें दिल्ली और नोएडा के स्कूली बच्चों की हैं, जिन्हें न मास्क की परवाह है न सामाजिक दूरी की। यही वजह है कि अब अभिभावक बेहद परेशान हैं। आजकल हम बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं। कुछ बच्चे जो 12 साल से कम उम्र के हैं उनके पास वैक्सीनेशन नहीं हुआ है। हम तो बच्चों को मास्क लगाकर सैनिटाइज़र के साथ और सभी गाइडलाइंस को समझाकर भेजते हैं। क्या स्कूल में ये सब गाइडलाइंस फॉलो हो रही हैं? क्या स्कूल में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है? बच्चे तो बस में, वैन में, स्कूल के डेस्क पे सब साथ साथ चिपक कर ही बैठ रहे हैं। अभिभावक के तौर पर हर समय दिमाग में चिंता बनी रहती है, क्योंकि कोरोना के केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। बच्चे स्कूल मास्क और सैनिटाइजर लेकर जा रहे हैं, लेकिन वहां पर प्रॉपर सोशल डिस्टेंस का फॉलो नहीं हो रहा है, क्योंकि 100% बच्चे स्कूल में इस समय जाते दिख रहे हैं। ये बहुत ही चिंताजनक बात है। बच्चों की पढ़ाई कैसे होगी ये हमें नहीं पता। पिछले 2 साल बच्चों ने ऑनलाइन क्लासेस किए, जिसका बहुत ज्यादा फायदा नहीं हुआ। साथ ही साथ बच्चों की सेहत पे भी असर पड़ा है। बच्चे छोटे हैं, कम उम्र की वजह से अभी वैक्सीनेशन नहीं हो पाया। आने वाले दिनों में पता नहीं क्या होगा, बच्चे कैसे पढ़ाई अपनी पूरी करेंगे ये हमें नहीं पता। ये बहुत ही चिंताजनक बात है। राहत की बात यह है कि कोरोना के बाद कोई बच्चा गंभीर नहीं हुआ है, पर बिगड़ते हालातों को देखते हुए सरकार को बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई का भी विकल्प देना होगा। ये तय है कि कोरोना कहीं नहीं जा रहा है, कोरोना के साथ जीना होगा। और अब ये भी साफ हो गया है कि जिन बच्चों को वैक्सीनेशन लगी है उन्हें भी कोविड हुआ है। तो यानी जो अभिभावक अपने बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं वो सतर्क रहें, अपने बच्चे को मास्क लगाकर भेजें और बच्चे को समझाएं कि स्कूल में भी 2 गज से दूरी का पालन करें, मास्क नीचे ना करें।
सहयोगी सुशील राठी और अरविंद उत्तम के साथ नोएडा से सौरभ शुक्ला, NDTV इंडिया। और अब बात यूक्रेन की करते हैं। वहां पर अब कैसे हालात हैं इसके बारे में आपको बताते हैं। यूक्रेन में बूचा नरसंहार की अब जांच की जाएगी। बूचा में अब कब्र से शव निकाले जा रहे हैं और मौके पर फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की टीम वहां पर लगी हुई है। कई दिन अब रूस के कब्जे में ये शहर रहा और पूरी जो प्रक्रिया है उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग यहां पर की जा रही है। ड्रोन कैमरे से भी वीडियोग्राफी हो रही है और रूस पर बूचा में नरसंहार का आरोप लगा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने ट्वीट करके कहा कि बिना अतिरिक्त हथियार के ये युद्ध अनंत हत्याओं का सिलसिला बन जाएगा, जो कष्ट, आपदा और तबाही फैलाएगा। मारियोपोल, बूचा, क्रामातोर्स्क से ये सूची बढ़ती रहेगी। रूस को यूक्रेन के सिवा भारी हथियारों के साथ कोई नहीं रोकेगा। यूक्रेन के इस शहर बूचा से हमारे सीनियर एडिटर उमा शंकर सिंह की रिपोर्ट आप देखिए, जो कि यूक्रेन की खतरनाक होती जंग के बारे में बता रहे हैं और बूचा की स्थिति के बारे में। यूक्रेन के बूचा शहर का ये वो चर्च है जिसके कैंपस में मास ग्रेव मिला करीब एक हफ्ते पहले, और अब यहाँ पर फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स पहुँचे हैं जांच के लिए कि आखिरकार इनको किस तरह से एग्जीक्यूट किया गया। रूस की तरफ से लगातार इस बात की मनाही की जा रही है कि अत्याचार उसकी तरफ से किया गया है। रूस का ये कहना है कि उसके सैनिकों के यहाँ से चले जाने के बाद यूक्रेन के सैनिकों ने ये किया है अपने बचाव में। रूस की ये दलील है, लेकिन यूक्रेन का सीधा सीधा आरोप है कि जब यहाँ जमावड़ा था रूसी सैनिकों का, तो खुद उनके लौटने के पहले उन्होंने यहाँ पे सिविलियंस पे काफ़ी अत्याचार किया और उनको कोल्ड ब्लडेड तरीके से मारा है। ये जो आप ग्रेव देख रहे हैं, इसमें दर्जनों की तादाद में जो लाशें हैं वो दफन हैं और इनको अब यहाँ से एक्सह्यूम करके यहाँ से निकाल कर जांच के लिए ले जाया जाएगा। गन शॉट का अगर निशान है बॉडी पर तो जाहिर सी बात है कि गन शॉट से इनको मारा गया। अगर किसी और तरह के अत्याचार का निशान है तो वो भी जांच में सामने आएगा। और ये ज़रूरी है अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए जानना कि आखिरकार रूस ने किस तरीके से यहाँ पे अत्याचार किया। ये वो इलाका है जहाँ कीव को घेरने के क्रम में रूसी सैनिकों का बड़ा जमावड़ा रहा और अब इस ग्रेव के मिलने के बाद यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया का जमावड़ा है। बूचा के मास ग्रेव से बॉडीज़ को निकालने के बाद जो जांच अधिकारी हैं वो यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय मीडिया को संबोधित कर रहे हैं, उनके सवालों का जवाब दे रहे हैं। उन्होंने अब तक ये बताया है कि जो बॉडीज़ निकाली गई हैं उनकी प्राथमिक जांच तो यहाँ की गई है, लेकिन पूरे प्रोटोकॉल के साथ ये जांच प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। इनका DNA लिया जाएगा और किस तरीके से इनकी मौत हुई वो जांच में सामने आएगा जब पूरे प्रोटोकॉल के साथ इस जांच को आगे बढ़ाया जाएगा। तो एक बहुत ही हृदय विदारक जो यहाँ पे तस्वीर, जिस तरीके से यहाँ पे बॉडीज़ को निकाला गया मास ग्रेव से और उसके बाद प्राथमिक जांच उसकी की गई और उसके बाद इस प्रक्रिया के बारे में यहाँ जो अथॉरिटीज़ हैं उनकी तरफ से ये प्रेस ब्रीफिंग। दुनिया की निगाह इस बात पर है और काफ़ी चिंतित है दुनिया कि रूस ने किस तरह से युद्ध अपराध को यहाँ पे अंजाम दिया है और किस तरह से सिविलियंस को काफ़ी बड़े पैमाने पर उनको चोट पहुंचाई है, उनकी हत्या की है, कोल्ड ब्लडेड तरीके से हत्या की है, बिना किसी जायज़ वजह के ये इस कृत्य को अंजाम दिया गया है। ये भी कहा जा रहा है यहाँ यूक्रेन में कि क्योंकि कीव पे वो कब्ज़ा नहीं कर सके, अंदर घुसने की उनकी तमाम कोशिश बेकार रही। लंबे समय तक उन्होंने यहाँ कब्ज़ा जमाए रखा, कीव शहर को घेरे रखा और कीव शहर से तकरीबन 1.5 घंटे की ड्राइव पर ये बूचा शहर है। जब हम डाइवर्जन लेकर यहाँ पे पहुँचते हैं तो क्योंकि मेन रोड अभी भी बंद है, क्योंकि वहाँ पे बैरिकेड्स हैं जो वो लगाए गए हैं, टैंक को रोकने के जो असलहे हैं वो लगाए गए हैं। तो यहाँ जो कि कीव से तकरीबन 1.5 घंटे की दूरी पे शहर है, यहाँ जब रूसी सैनिकों का जमावड़ा था तो उस वक्त इस वॉर क्राइम को अंजाम दिया गया बताया जा रहा है। और इस प्रेस ब्रीफिंग में इन्होंने ये भी बताया कि 8 अप्रैल को इस ग्रेव का पता चला जब इसकी पहली खुदाई हुई और उसके बाद अब जो है यहाँ से बॉडीज़ को निकाल कर जाँच के लिए ले जाया जा रहा है। बूचा शहर से कीव की तरफ आगे बढ़ते हुए इस जगह पर यहाँ पे ये रूसी टैंक 1 नहीं 2 नहीं बल्कि कम से कम
5-6 टैंक्स जो हैं यहाँ पे इस तरह से तबाह हुए, जाहिर सी बात है कि ये दर्शाता है कि किस तरह से यहाँ पर जो फियर्स फाइटिंग है, जो एक भीषण लड़ाई है रूसी फोर्स और यूक्रेन की सेना के बीच, वो यहाँ पर अंजाम दिया गया। जिस तरीके से इन टैंक्स को उड़ाया गया है, बर्बाद किया गया है, वो बताता है कि यूक्रेन की तरफ से किस मजबूती के साथ उनका मुकाबला किया गया और ये टैंक्स जो हैं वो बर्बाद हो गए, तबाह हो गए। ये पूरा इलाका ऐसा था जहाँ पे रूसी सैनिकों का जमावड़ा था और वो भारी असलहे और लंबा जो उनका जो एक सिलसिला था, कारवां जो था, वो यहाँ पर कैंप किए हुए था। और ये जो टैंक हैं वो एंटी टैंक माइन से इसको उड़ाया गया है। ये भी कहा जाता है कि जो टर्की से जो एक ड्रोन जिसका कि काफ़ी अच्छा इस्तेमाल किया यूक्रेन ने अपने डिफेंस के लिए, उसके इस्तेमाल के ज़रिए भी टैंक्स को नुकसान पहुंचाया गया। और इसी भारी नुकसान की वजह से ऐसा हुआ कि रूसी सैनिकों को लौटना पड़ा है यहाँ से। जिस तरह से वो क्यू का घेराबंदी किए हुए थे, वहाँ से उनको लौटकर जाना पड़ा। तो ये तबाही का आलम जो है ये रूसी टैंक्स हैं। और जिस तरीके से देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टैंक तो यहीं पे नज़र आ रहे हैं। और इस तरह के और भी कई इलाके हैं जहाँ पे रूसी टैंक को इसी तरह से गंभीर जो एक प्रतिरोध है उसका सामना करना पड़ा और रूस की सेना के पैर उखड़े और तभी वो यहाँ से वापस भागी। हालांकि वो दूसरे इलाके में जाकर, डॉनबास के इलाके में उनका लंबा कारवां आगे बढ़ रहा है। लेकिन जहाँ तक क्यू की बात है, क्यू के बाहर जो यूक्रेनी सैनिक हैं उन्होंने उनको जमने नहीं दिया। लंबे वक्त तक वो बैठे रहे, लेकिन आखिरकार उनके पैर उखड़ गए और वो वापस गए। तो एक बार फिर इस दृश्य के साथ आपको छोड़ जाते हैं कि किस तरह से रूसी टैंक को तबाह किया यूक्रेन की सेना ने। कैमरा सहयोगी अशोक महाले के साथ उमाशंकर सिंह, एनडीटीवी। नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति राजपूत और शुरुआत हम कर रहे हैं धर्म संसद में, जहां पर नफरती भाषण हुए थे। दिल्ली में 19 दिसंबर को हुई थी धर्म संसद हेट स्पीच का वीडियो हमने सबने देखा था, जिसमें खुले तौर पर हिंदुओं को एक तरह से हथियार उठाने का आह्वान किया गया था, मरने मारने की बातें कही गई थी। लेकिन दिल्ली पुलिस ने कहा है कि इस धर्म संसद में मुस्लिमों के खिलाफ कोई हेट स्पीच या नफरती भाषण नहीं दिया गया और इस मामले को दिल्ली पुलिस ने बंद भी कर दिया है। 19 दिसंबर को हुई थी 2021 में, पिछले साल, धर्म संसद, और दिल्ली पुलिस ने कहा है कि धर्म संसद के जो वीडियो और अन्य सामग्री की जांच है उसमें यह पाया गया कि किसी भी समुदाय के खिलाफ हेट स्पीच नहीं दी गई है। और पुलिस ने हलफनामे में कहा कि भाषणों में ऐसे शब्दों का उपयोग नहीं था जिसका अर्थ या व्याख्या की जाए कि ये पूरे मुस्लिम समुदाय के नरसंहार के लिए खुला आह्वान है। इससे पहले बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार को स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया है। हम जानते हैं कि हरिद्वार में भी धर्म संसद हुई थी, जिसको लेकर काफी विवाद हुआ था। 22 अप्रैल को इस मामले की सुनवाई होगी, जो हरिद्वार से जुड़ा मामला है। हम रुक कर रहे हैं हमारे लीगल अफेयर्स एडिटर आशीष भार्गव का। आशीष, इसके जो वीडियो वायरल हुए थे वो हर जगह मौजूद हैं, हर जगह उपलब्ध हैं, सबने देखे, आपने देखे, हमने देखे और पूरे देश ने देखे। ऐसे में ये नहीं कहा जा सकता कि वो जो भाषण थे वो नफरती नहीं थे। लेकिन जब दिल्ली पुलिस इस तरह के बयान देती है तो क्या इससे कहीं ना कहीं केस कमजोर नहीं होगा? जी बिल्कुल, देखिए ये 2 केस ऐसे हैं। एक हरिद्वार का केस है जिसपे उत्तराखंड पुलिस ने कल सुप्रीम कोर्ट में दावा किया है कि 4 एफआईआर दर्ज की गई थी, 3 में चार्जशीट भी दाखिल हो चुकी है। स्टेटस रिपोर्ट उनको फाइल करनी है। अगला शुक्रवार आएगा, उसको सुनवाई है 22 अप्रैल को। लेकिन जो दिल्ली का केस है, दिल्ली में तो दिल्ली पुलिस कह रही है कि ऐसा कोई हेट स्पीच हुआ नहीं है। पूरी जांच उन्होंने कर ली। जो दिल्ली पुलिस पर आरोप लगाए गए हैं कि दिल्ली पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, वो सब गलत है, निराधार हैं, काल्पनिक हैं। याचिकाकर्ताओं पर सवाल उठाए हैं कि वो पुलिस के पास नहीं गए, वो सीधे सुप्रीम कोर्ट चले गए। ये भी कहा है कि जो वीडियो टेप उनको मिला था उसके आधार पर गहन जांच की गई है और जो भी वक्ताओं ने वहां बोला था वो किसी भी सूरत में हेट स्पीच के दायरे में नहीं आता है। ऐसी कोई बात वहां पर नहीं की गई है जिससे ये कहा जाए कि मुस्लिम समुदाय के नरसंहार की बात खुला ऐलान वहां पर किया जा रहा है। तो 2 अलग अलग मामले हैं। हरिद्वार का मामला अलग है, दिल्ली का मामला अलग है। 17 और 19 दिसंबर को ये दोनों हुए थे। लेकिन हमें याद रखना है कि उत्तराखंड में गिरफ्तारी भी हुई थी यति नरसिम्हानंद की और वसीम रिजवी जो जितेंद्र त्यागी बन चुके हैं अब, उनकी गिरफ्तारियां भी हुई थी। हालांकि वो उनको जमानत 1 महीने के बाद मिल गई थी। लेकिन दिल्ली पुलिस ने कोई गिरफ्तारी नहीं की। दिल्ली पुलिस ने उन केस को अब बंद कर दिया और कहा है कि ऐसा कोई उनके पास साक्ष्य या
कंक्लूजन नहीं निकलता है, जांच में ऐसी कोई बात नहीं पाई गई है जिस पर ये जांच को आगे बढ़ाया जाए, तो फिलहाल उन्होंने इस जांच को बंद कर दिया है। तो दिल्ली के मामले की जांच बंद हो गई है, ये दिल्ली पुलिस कह रही है। लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट में ये क्योंकि चुनौती है, सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दाखिल किया है, तो निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट के सामने भी दिल्ली पुलिस को ठोस दलीलें देनी होंगी, साबित करना होगा, अदालत को संतुष्ट करना होगा कि उसकी जांच बिल्कुल सही है, क्योंकि याचिकाकर्ता चाहते हैं कि इस मामले की जांच जो है वो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो। तो निश्चित तौर पर काफी अहम दिन होगा 22 अप्रैल को। जी बहुत शुक्रिया आशीष, इस तमाम जानकारी के लिए। आपके पास हम लौटते रहेंगे। तो जिस तरह से आशीष बता रहे हैं कि दिल्ली पुलिस ने एक तरह से केस बंद कर दिया है और ये कहा है कि कोई नफरती भाषण नहीं दिया गया, लेकिन उसके वीडियो अगर देखेंगे तो पता लगेगा कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। मरने और मारने तक की बात उसमें कही गई है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस ने भड़काऊ भाषण देने के मामले में महंत बजरंग मुनि को गिरफ्तार कर लिया है। सीतापुर में महंत ने मुस्लिम महिलाओं को रेप की धमकी दी थी और जिसके बाद से ही उनकी गिरफ्तारी की मांग लगातार उठ रही थी। महंत बजरंग मुनि को रात में ही कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पुलिस ने हंगामे की आशंका के चलते रात में ही उन्हें कोर्ट में पेश कर दिया। और हेट स्पीच से जुड़ी एक और खबर। आपने नफरती बयानों और शब्दों की वजह से जो चर्चा में रहते हैं असदुद्दीन ओवैसी, उनके भी बयानों को देखा होगा। अकबरुद्दीन ओवैसी के भाई, उनके जो असदुद्दीन ओवैसी के भाई हैं अकबरुद्दीन ओवैसी, उनको हेट स्पीच के मामले में कोर्ट से राहत मिल गई है। हैदराबाद के नामपल्ली मेट्रोपॉलिटन कोर्ट ने AIMIM विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी को 2 हेट स्पीच के मामलों में बरी कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि अभियोजक पर्याप्त सबूत नहीं दे पाए। कोर्ट ने अकबरुद्दीन ओवैसी को हिदायत दी कि वो कोई भी विवादित बयान न दे और कहा कि देश की अखंडता का ध्यान रखते हुए अपनी भाषा पर नियंत्रण जरूरी है। ये मामले 2012 के थे, जब उन्होंने निजामाबाद जिले और निर्मल में नफरती भाषण दिए थे, जिस मामले में अब अकबरुद्दीन ओवैसी को राहत मिली है। आंध्र प्रदेश की बात करते हैं, जहां पर पश्चिम गोदावरी जिले की एक केमिकल फैक्ट्री में कल रात भीषण आग लग गई, जिसकी वजह से चपेट में आने से 6 लोगों की जान चली गई है और 12 लोग झुलस गए हैं। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है, उनका इलाज जारी है। बताया जा रहा है कि इस पॉलीमर फैक्ट्री से अभी तक 2 शव मिले हैं, जबकि 4 शवों का अभी तक पता नहीं चला है। यह खबर भी है कि इसमें से ज्यादातर मजदूर बिहार के रहने वाले हैं जो फैक्ट्री में काम करते थे। आंध्र प्रदेश की जगन मोहन रेड्डी सरकार ने मृतक के परिवारजनों को 25-25 लाख और घायलों को 5-5 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया है। बताया जा रहा है कि गैस लीक की वजह से फैक्ट्री में आग लगी थी। और उदयपुर में पिकअप वैन खाई में गिरी है, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई है। एक दर्दनाक हादसा उदयपुर में भी पेश आया। मरने वालों में 3 बच्चे शामिल। DM SSP जो है वो मौके पर पहुंच गए हैं। झाडोल रोड पर नागेश्वर मंदिर के पास ये जो खाई में गिरा है वाहन, 5 मृतक एक ही परिवार के सदस्य थे। किसी निजी कार्यक्रम से लौट रहा था ये पूरा परिवार जिस वक्त ये हादसा हुआ है। एक्सीडेंट की सूचना मिली थी, मिलते ही हमारे पुलिस अधिकारी मौके पे पहुंच गए थे और उन्होंने हमें सूचना दी। हम भी कोई मीटिंग में थे, कलेक्टर साहब और हम दोनों साथ ही मौके पे चले भी गए और अभी हॉस्पिटल में हमने यहाँ के लोगों को, अधिकारियों को लगा रखा है। आगे बढ़ते हैं। झारखंड के देवघर में हुए रोपवे हादसे से कुछ ही क्षण पहले की तस्वीरें सामने आई हैं और ये वीडियो हादसे के समय एक केबल कार में सवार एक यात्री ने बनाया। इस वीडियो में हादसा भी कैद हो गया है। 50 से ज्यादा लोग 48 घंटे तक रोपवे पर फंसे रहे। जब बचाव अभियान चलाया गया उस दौरान 2 लोगों की जान चली गई थी। वायुसेना के लिए ये अभियान बहुत ही मुश्किलों भरा था, लेकिन ये उस वक्त का वीडियो सामने आया है जब एक ट्रॉली में बैठे यात्री ने ही ये वीडियो बनाया था और उसी वक्त हादसा हो गया और ये हादसा भी कैमरे में कैद हो गया। महंगाई के झटके पहले धीरे धीरे लगते थे, लेकिन अब काफी तेज झटके लग रहे हैं और लगातार लग रहे हैं और अब आम आदमी को लगता है आदत सी पड़ गई है इन झटकों की। दिल्ली NCR में CNG और PNG फिर से महंगी हो गई है। CNG की कीमतों में 2.5 रुपए प्रति किलो की बढ़ोतरी हुई है और इसके साथ ही दिल्ली में अब CNG की कीमत 71 रुपए 61 पैसे प्रति किलो पहुंच गई है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में अब CNG की कीमत 74 रुपए 17 पैसे प्रति किलो होगी, जबकि गुरुग्राम की अगर बात करें तो यहाँ पर 80 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गए हैं दाम। PNG की कीमतों में भी इजाफा किया गया है। PNG 4 रुपए 25 पैसे महंगी हुई है। दिल्ली में अब PNG की कीमत 45 रुपए 86 पैसे प्रति SCM हो गई है। नोएडा, गाजियाबाद और ग्रेटर नोएडा में PNG 45 रुपए के ऊपर है
और गुरुग्राम में ये 44 रुपए प्रति SCM हो गई है। तो देश में महंगाई दर 20 महीने में सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंची। खाद्य पदार्थों की महंगाई दर और ऊंची है और इसके पहले नींबू की कीमत पर कभी किसी ने ध्यान नहीं दिया था, लेकिन अब नींबू महंगा हो गया है और इसकी सबसे ज्यादा मार वो लोग झेल रहे हैं जिनकी रोजी रोटी नींबू पानी, सत्तू लस्सी और गन्ना रस जैसी चीजें बेचकर चल रही थी। हमारे सहयोगी की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। वाराणसी के जिला कचहरी के पास बीते 10 सालों से नींबू बेचकर परिवार चलाने वाले यह राम दुलार गुप्ता हैं। गर्मियों में इनके ठेले पर ग्राहकों की भीड़ लगी रहती है, लेकिन इस बार ग्राहक भी कम है और मुनाफा भी, क्योंकि नींबू के दाम आसमान छू रहे हैं। महंगाई जो कि बढ़ जाने से जो कि हम लोगों की कमाई नहीं हो रही है और उसके साथ जो कि हम लोग जो कि नींबू का रेट बढ़ने से जेब से जो कि एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ रहा है। जहाँ हम लोगों को 250-300 रुपये सैकड़े का मिलता था, आज के डेट में जो कि 1000, 1200-1300 सैकड़े का जो कि नींबू मिल रहा है, ये पैसा हम लोगों को एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है। नींबू पानी का हाल जानने के बाद जब हम सत्तू की लस्सी बेच रहे राजू यादव के पास पहुंचे तो वे भी मायूस दिखे। न ग्राहक दिख रहे हैं और न बिक्री में फायदा। 4-10 साल पहले हमने जब दुकान लगाते रहे तो भीड़ रहा, अब तो देख रहे हैं 1 घंटा पर 1 ग्राहक आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं। अब महंगाई है जो भी है, कुछ नींबू वगैरह भी महंगा हुआ, उसका भी बहुत असर दिख रहा है। क्या है अब असर है कि 1200 रुपये सैकड़ा नींबू है, इससे महंगाई तो है ही है। महंगाई का असर क्या दिख रहा है इसमें? अब देख रहे हैं 1 घंटा के बाद आपके सामने 4 ग्राहक आए हैं। पास में बचाऊ लाल गन्ने का जूस बेचते हैं। 10 वर्षों से ये काम कर रहे हैं। 6 लोगों का परिवार है। उनका संकट दोहरा है। गन्ने की पिराई वाली मशीन पेट्रोल से चलने वाले जनरेटर से चलती है और गन्ने के रस में नींबू भी मिलाना पड़ता है। दोनों महंगे हैं। सर यही दिख रहा है कि पेट्रोल महंगा है, गिलास महंगा है, नींबू महंगा है। कस्टमर उतना आ नहीं रहे हैं, हम लोग इंतजार कर रहे हैं, चल रहा है। यही सब है, डाउन है। अच्छा, मार्जिन भी कुछ कम हुआ है क्या? महंगा हो क्या? दाम बढ़ा दिए होंगे, महंगा होगा तो दाम बढ़ा चुके होंगे। दाम नहीं बढ़ाए हैं, दाम क्या बढ़ेंगे? गिलास वही है, वही साइज है, रेट बढ़ाएंगे तो कस्टमर आएंगे नहीं। हाँ। इसीलिए जो है कि चल रहे हैं इसी तरह। साफ है कि महंगाई की दोहरी मार इन रोजमर्रा के कमाने खाने वालों पर पड़ रही है और मजबूरी यह है कि महंगाई के अनुपात में ये दाम भी नहीं बढ़ा सकते। बढ़ती हुई महंगाई हर तबके पर असर डाल रही है, लेकिन रोज कमाने खाने वाले इन जैसों के लिए तो यह महंगाई कमर तोड़ रही है और उस पर भी नींबू के बढ़े हुए दाम इनके रोजगार को खट्टा कर रहा है। लेकिन ये उस उम्मीद में अपने बिजनेस को कर रहे हैं कि एक दिन दाम कम होगा और इन्हें लाभ होगा। लेकिन बढ़ती हुई महंगाई के बीच में इनकी ये उम्मीद इन्हें इस धंधे में कब तक टिकाए रखती है, ये देखने वाली बात होगी। वाराणसी से पुरुषोत्तम के साथ अजय सिंह, NDTV इंडिया। तो एक तरफ महंगाई बढ़ रही है हमारे देश में और दूसरी तरफ अब कोरोना के मामले भी बढ़ने लगे हैं। दिल्ली में 24 घंटों में कोरोना वायरस के 299 नए केस सामने आए हैं, जो मंगलवार के मुकाबले 50% ज्यादा है। दिल्ली में कोरोना वायरस की संक्रमण दर भी बढ़कर 2.49% तक पहुंच गई है। वहीं अगर मुंबई की बात करें तो 24 घंटे में 73 केस सामने आए हैं और 17 मार्च के बाद एक दिन में सबसे ज्यादा मामले हैं ये मुंबई में। तो अब साफ तौर पर एक बार फिर से ये कहीं ना कहीं संदेश निकल कर आ रहा है, ये संकेत निकल कर आ रहा है कि लापरवाही नहीं बढ़ती जा सकती, क्योंकि कई राज्यों में सरकारों ने मास्क की जो अनिवार्यता थी वो खत्म कर दी है। ऐसे में लोगों की अगर लापरवाही सामने आएगी तो मामले ऐसे ही बढ़ते जाएंगे। और कोरोना का असर इस वक्त स्कूलों पर भी काफी नजर आ रहा है। कोरोना के चलते गाजियाबाद और नोएडा के कई स्कूलों को बंद करना पड़ा है, क्योंकि वहां पर लगातार मामले सामने आ रहे थे, इसलिए कुछ वक्त के लिए स्कूल बंद कर दिए गए हैं। हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला की रिपोर्ट। ये तस्वीरें नोएडा के खेतान स्कूल की हैं, जिसे अगले आदेश तक बंद कर दिया गया है। यहां पिछले 3 दिनों में 13 बच्चों और 3 शिक्षकों को कोरोना हो गया है, जिसके बाद स्कूल प्रशासन ने खुद स्कूल बंद करके प्रशासन को जानकारी दी है। गाजियाबाद के जयपुरिया स्कूल को भी एक छात्र के कोरोना संक्रमित होने के बाद बंद किया गया है। कोरोना के चलते गाजियाबाद के 3 स्कूलों को बंद कर कक्षाओं को ऑनलाइन किया गया है। नोएडा के मुख्य चिकित्सा अधिकारी के मुताबिक पिछले 3 दिनों में नोएडा के 23 स्कूली बच्चों में कोरोना संक्रमण पाया गया है, जिसमें 2 बच्चे अस्पताल में भी भर्ती हैं।
हमें खेतान पब्लिक स्कूल जो सेक्टर 40 में, वहाँ से एक लिस्ट प्राप्त हुई थी जिसके अंदर 13 बच्चे और 3 उनके टीचर थे। उन्होंने अपने आप ही जो है अपना निर्णय लिया, स्कूल को बंद कर दिया और ऑनलाइन क्लासेस चालू कर दिया। उसके बाद आज की जो हमारे लिस्ट आई है डेली की, उसके अंदर आज भी 10 बच्चे हैं। टोटल 33 पेशेंट की लिस्ट है वो। हमारी आरआरटी टीम सब घरों पे गई है। अब तक जितने भी डिटेक्ट हुए उनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग भी हुई है और उसमें जो सिम्टमेटिक उनकी सैम्पलिंग भी की जा रही है। देखिए, अगर स्कूल हमें रिपोर्ट करेगा हमारे यहाँ से हो गया तो हम उसको नेचुरली यही कहेंगे कि आप अपना ये क्लास को बंद कर दीजिए, और अगर ज़्यादा केसेस होंगे तो हम ये भी कहेंगे आप क्लास ही नहीं, पूरे स्कूल को बंद कर दीजिए, ऑनलाइन कीजिए। ये तस्वीरें दिल्ली और नोएडा के स्कूली बच्चों की हैं, जिन्हें न मास्क की परवाह है न सामाजिक दूरी की। यही वजह है कि अब अभिभावक बेहद परेशान हैं। आजकल हम बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं। कुछ बच्चे जो 12 साल से कम उम्र के हैं उनके पास वैक्सीनेशन नहीं हुआ है। हम तो बच्चों को मास्क लगाकर, सैनिटाइज़र के साथ और सभी गाइडलाइंस को समझाकर भेजते हैं। क्या स्कूल में ये सब गाइडलाइंस फॉलो हो रही हैं? क्या स्कूल में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है? बच्चे तो बस में, वैन में, स्कूल के डेस्क पे सब साथ साथ चिपक कर ही बैठ रहे हैं। अभिभावक के तौर पर हर समय दिमाग में चिंता बनी रहती है, क्योंकि कोरोना के केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। बच्चे स्कूल मास्क और सैनिटाइजर लेकर जा रहे हैं, लेकिन वहां पर प्रॉपर सोशल डिस्टेंस का फॉलो नहीं हो रहा है, क्योंकि 100% बच्चे स्कूल में इस समय जाते दिख रहे हैं। ये बहुत ही चिंताजनक बात है। बच्चों की पढ़ाई कैसे होगी ये हमें नहीं पता। पिछले 2 साल बच्चों ने ऑनलाइन क्लासेस किए, जिसका बहुत ज़्यादा फायदा नहीं हुआ। साथ ही साथ बच्चों की सेहत पे भी असर पड़ा है। बच्चे छोटे हैं, कम उम्र की वजह से अभी वैक्सीनेशन नहीं हो पाया। आने वाले दिनों में पता नहीं क्या होगा, बच्चे कैसे पढ़ाई अपनी पूरी करेंगे ये हमें नहीं पता। ये बहुत ही चिंताजनक बात है। राहत की बात यह है कि कोरोना के बाद कोई बच्चा गंभीर नहीं हुआ है, पर बिगड़ते हालातों को देखते हुए सरकार को बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई का भी विकल्प देना होगा। ये तय है कि कोरोना कहीं नहीं जा रहा है, कोरोना के साथ जीना होगा। और अब ये भी साफ हो गया है कि जिन बच्चों को वैक्सीनेशन लगी है उन्हें भी कोविड हुआ है। तो यानी जो अभिभावक अपने बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं वो सतर्क रहें, अपने बच्चे को मास्क लगाकर भेजें और बच्चे को समझाएं कि स्कूल में भी देह से दूरी का पालन करें, मास्क नीचे ना करें। सहयोगी सुशील राठी और अरविंद उत्तम के साथ नोएडा से सौरभ शुक्ला, NDTV इंडिया। और अब पंजाब का रुख करते हैं, जहां पर आम आदमी पार्टी ने चुनावी वादा किया था 300 यूनिट फ्री बिजली देने का। लेकिन जब इस पर फैसला लेने की बारी आई तो भगवंत मान सरकार की कैबिनेट बैठक में ये मुद्दा किसी और ही दिशा में जाता हुआ दिखाई दिया। फ्री बिजली का फैसला तो नहीं ही हुआ, उल्टे सरकार किसानों की बिजली काटने पर यह दलील दे रही है कि किसान ऐसा ही चाहते हैं। हमारे सहयोगी मोहम्मद गजाली की यह खास रिपोर्ट। पंजाब के अहम त्योहार बैसाखी पर कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री भगवंत मान, लेकिन 300 यूनिट मुफ्त बिजली पर कोई फैसला नहीं हुआ। उल्टे आम आदमी पार्टी का कहना है कि सरकार किसानों के कहने पर बिजली काट रही है ताकि फसलों को आग लगाने से बचाया जा सके। राज्य में शायद ये पहली बार हो रहा है। आप सारे लोग जानते हैं कि गेहूं की कटाई का सीजन चल रहा है। गेहूं की कटाई के सीजन में किसानों से ही ये डिमांड रहती है कि बिजली जो है दिन में बंद रखी जाए। सो ये जो बिजली दिन में बंद रखी जा रही है ये ऑन डिमांड है फार्मर्स की, कि ताकि जब तक कटाई का पूरा सीजन खत्म ना हो जाए तब तक बिजली दिन में कम से कम बंद रखी जाए ताकि फसल को नुकसान हो। एक तरफ जहां पंजाब के पावर प्लांट कोयले की कमी से जूझ रहे हैं, वैसे में लगता है कि सरकार शायद अपने इस फैसले पर पुनर्विचार करे। मुख्यमंत्री ने मंगलवार को आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की, घरेलू उपभोक्ताओं को 300 यूनिट मुफ्त बिजली का चुनावी वादा पूरा करने के लिए। वहीं सुखविंदर सिंह जैसे बहुत सारे लोग इस ऐलान का बेताबी से इंतजार कर रहे हैं। 10,000 की मामूली कमाई वाले सुखविंदर के लिए ये चुनावी वादा पूरा हुआ तो बड़ी राहत लाएगा। जो पंजाब सरकार 300 यूनिट बिजली का माफी का बात चल रही है वो बहुत ही कि सही बात चल रही है। ये इसके लिए मान के चलिए कि अभी अपना 2 महीने का बिल आ जाता है, 7,000 रुपया बिल आ जाता है। 2 महीने का बिल 7,000 रुपया आ जाता है। इसलिए कि ये जो मान लो ये होएगा ना, बहुत ही अच्छा फैसला होएगा अगर ये लिया जाए तो। दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने ये सुविधा दी है।
लेकिन क्या नकदी के संकट से जूझ रहा पंजाब दिल्ली के मॉडल को दोहरा पाएगा? मोगा से तन्मय के साथ चंडीगढ़ से मोहम्मद गजाली, एनडीटीवी इंडिया। रूस और यूक्रेन के युद्ध को 50वां दिन है आज, और यूक्रेन का जो बुचा शहर है उसको लेकर लगातार यूक्रेन ने ये दावा किया कि वहां पर नरसंहार किया गया है, और अब उसके जो निशान हैं वो भी सामने आने लगे हैं। वहां पर सामूहिक कब्र से शव निकाले जा रहे हैं, शवों पर टॉर्चर के निशान जो हैं वो साफ तौर पर नजर आ रहे हैं बुचा में और यूक्रेन को। इसके अलावा जो और अपडेट्स आए हैं उसमें अमेरिका जो है $800 मिलियन की सैन्य मदद देगा, और अमेरिकी संसद ने सैन्य मदद की जो राशि है उसे मंजूर भी कर लिया है। सैन्य मदद के रूप में यूक्रेन को अत्याधुनिक हथियार दिए जाएंगे। उसके महत्वपूर्ण ठिकानों पर हमले की रूस ने धमकी दी थी, और रूस से जो कारोबार है वो भी समेटने जा रही है इन्फोसिस, और इससे पहले जो दूसरी कंपनी थी IBM वो पहले से ही बंद कर चुका है रूस में कारोबार। तो ये कुछ नए अपडेट्स जो निकल कर आए हैं, जो रूस पर पाबंदियां हैं उसको लेकर। इसके अलावा अमेरिका मदद करने जा रहा है रूस की, कुछ और वो हैं। और ये वो तस्वीरें आप देख रहे हैं बुचा की, जहां पर सामूहिक जो कब्रगाह है वहां से शवों को निकाला जा रहा है। यूक्रेन में बुचा नरसंहार की अब जांच भी की जाएगी, और अब जो शव निकाले जा रहे हैं मौके पर फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की टीम मौजूद है। कई दिन रूस के कब्जे में था ये शहर, और पूरी प्रक्रिया का जो वीडियो रिकॉर्डिंग है वो भी किया जा रहा है। ड्रोन कैमरे से भी वीडियोग्राफी हो रही है ताकि सबूत जो हैं वो पूरे साफ तौर पर रहें। रूस पर बुचा में नरसंहार का आरोप लगा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने ट्वीट करके कहा कि बिना अतिरिक्त हथियारों के ये युद्ध अनंत हत्याओं का सिलसिला बन जाएगा, जो कष्ट, आपदा और तबाही फैलाएगा। मारियोपोल, बुचा, कारमातोर्स्क और ये सूची बढ़ती रहेगी। रूस को यूक्रेन के सिवा भारी हथियारों के साथ कोई नहीं रोकेगा। थैंक यू सो वेरी मच हमसे जुड़ने का। और अब बात टॉप 5 खबरों की, जिन पे जो हम आपको बार बार दिखाते रहते हैं। इनमें से 5 खबरों में से आप एक खबर चुनकर हमें बता सकते हैं, जिसे हम विस्तार से दिखाने की कोशिश करेंगे। पहली खबर है दिल्ली की पुलिस ने बंद किया हेट स्पीच केस, और दूसरी खबर है महंगाई का एक और अटैक है, PNG और CNG महंगे हो गए हैं। तीसरी खबर है दिल्ली मुंबई की, जो फिर से बढ़ने लगे हैं कोरोना के केस। चौथी है बूचा सामूहिक कब्रगाह पे, जहां शवों पर टॉर्चर के निशान देखे गए हैं। और एक दिलचस्प खबर है, आज रणवीर संग 7 फेरे लेंगी आलिया भट्ट। इन 5 खबरों में से चुनकर आप हमें एक खबर बता सकते हैं और हम इन्हें विस्तार से दिखाने की कोशिश करेंगे।